मुकाबला देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुसलमानों की 80% आबादी का वोटिंग पैटर्न क्या है? सबसे पिछड़े 14 करोड़ मुसलमान क्या भी मजहब के नाम पर ही वोट करेंगे या फिर अकलियत में तरक्की पसंदगी की कोई हवा चल रही है? क्या मुसलमानों में जिन्हें पसमानदा यानी पिछड़ा कहा जाता है वो 75 साल के अपने वोटिंग पैटर्न की समीक्षा कर रहे हैं? बरेली और रामपुर में आज इसकी एक झलक देखने को मिली। बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन किया जिसमें इतनी भीड़ जुट गई जितना नेता सोच नहीं रहे थे। रामपुर तो आजम खान का गढ़ कहा जाता है जहां उपचुनाव भी होना है। उससे पहले बीजेपी के सम्मेलन को जबरदस्त सफलता मिली। हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बैकवर्ड मुसलमानों के बीच जाने और उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ने का मंत्र दिया था। मुस्लिम राजनीति का जो पॉलिटिकल पिरामिड है उसमें 20% मुस्लिम 80% मुस्लिम वोटर की नुमाइंदगी करता है। सभासद से लेकर सांसद तक सब जगह इसी 20% का कब्जा रहता है। बीजेपी के इस ब्रेक थ्रू से सबसे ज्यादा दिक्कत ओवैसी को हो रही है। उन्हें लग रहा है कि इस वोटर का रुझान बदला तो मुस्लिम लीडरशिप बिखर जाएगी। आज हम आपको वो बयान सुनवाएंगे जो बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन में बोले गए। इनमें सबसे दिलचस्प बयान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का था, जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों को बिरयानी का तेज पत्ता बताया। इसका क्या मतलब है ये भी आपको समझाएंगे। आज मुकाबला में हम इसी पर करेंगे चर्चा। हम 2 सवाल पूछ रहे हैं। पहला तो ये कि कुरैशी, सिद्दीकी, सैफी अंसारी कौम कब इनको देगी हिस्सेदारी, और क्या पसमानदा को सिर्फ मोदी ही फायदा पहुंचाएंगे? आजादी के 75 साल के बाद भी इन लोगों को दलितों और मुसलमानों ने वोट मिलकर दिया, मगर फिर भी आज भारत देश का हमारा दलित भाई और मुसलमान भाई पिछड़ा हुआ वर्ग है, बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशन में भी बैकवर्ड है। और ये वारिस पठान नहीं बोलता अपने मन से। आप कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आपके सामने है, महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट आपके सामने है, मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट आपके सामने है। तमाम रिपोर्ट में एक चीज ये दर्शाती है कि भारत देश का दलित भाई और मुसलमान पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने बयान गुजरात के दाड़ीली मड़ा में दिया, लेकिन इसका जवाब आया यूपी के रामपुर से। बीजेपी नेता और योगी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पसमानदा समाज के पिछड़ेपन के लिए विपक्ष पर डायरेक्ट अटैक किया। चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों या कोई दीगर दल हो, सब लोग हिंदू मुस्लिम करके वोट हासिल करते रहे, लेकिन आपके हक और हुकूक के लिए कुछ नहीं किया। मैं तो एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हम सब लोगों के घरों में कोई जब फंक्शन होता है, लोगों की जमात बैठती है, तो हम सामान्यतः सब लोग बिरयानी बनाने का काम करते हैं। हमारे भाई लोग बाजार जाकर के मसाला लाने का काम करते हैं, तो चावल भी लाते हैं। मसाला लाने के लिए काली मिर्च लेते हैं, दालचीनी लेते हैं, इलायची लेते हैं, लेकिन तेज पत्ता लाना नहीं बोलते। सब लोग तेज पत्ता जरूर लाते हैं। बिरयानी पक गई, तेज पत्ता को डाल दिया, मसाला तो खा लिया, काली मिर्च खा ली, इलायची खा ली, दालचीनी को भी चूस लिया, लेकिन तेज पत्ते को सबसे पहले प्लेट के बाहर निकाल करके रख दिया। सही बात हो तो हाँ कह देना मेरे भाइयों, सही बात है तो हाँ कह देना मेरे भाइयों। यही हाल ही विरोधी दलों ने हमारे पसमानदा समाज के मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ किया है। आपसे टेस्ट ले लिया, बिरयानी का टेस्ट ले लिया, लेकिन जब मामला आया आपको मुख्य धारा में जोड़ने का, तो आपको लाभ न देकर के तेज पत्ता के तरह अलग निकाल करके रखा। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी, परवेज हनीफ, अध्यक्ष ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, हाजिर खान, इस्लामिक स्कॉलर, आसिम वकार, प्रवक्ता एआईएमआईएम। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत जफर इस्लाम साहब आपसे कर रही हूं। आप पर आरोप इस बात के लग रहे हैं कि आप सिर्फ चुनावी फायदा लेना चाहते हैं, असल में आप हितैषी नहीं हैं, खासकर मुसलमानों के तो बिल्कुल नहीं।
देखिए, कौन लोग ऐसा कह रहे हैं, जरा उनके बारे में बताइए। कौन ऐसा कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के हितैषी नहीं है? आपके विरोधी जफर इस्लाम साहब अरे सारे इतिहास के उठा सारे के यही खंगाल कहते के देखिए तो आप नहीं, आप इसीलिए कह रहे हैं ना कि जरा इतिहास को खंगाल के देख लेने दीजिए उनको। जब इतिहास खंगालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मुस्लिम के हालात कैसे थे और आज हालात क्या है और अब पहले से बेहतर कैसे होते जा रहे हैं। आप आंकड़ों में देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है सबके आंखों में है, किसी को आंखों में धूल नहीं झका जा सकता है, सबके लिए देखने वाली चीज है। और किसकी सरकार रही थी, और आज देखिए मुस्लिम समाज जो है वेलफेयर स्कीम, जितनी भी वेलफेयर स्कीम है वो वेलफेयर स्कीम पूरा फायदा मुस्लिम समाज को जा रहा है। मुस्लिम समाज की आज़ादी 10 से 15% होगी, 12%, 14%, 15%, लेकिन अगर आप किसी भी वेलफेयर स्कीम का देखिए फायदा तो मिनिमम 22%, 65% तक, किसी डिस्ट्रिक्ट में 65-70% तक चला जाता है। उससे समझ में आता है बिना भेदभाव के, जो पहले भेदभाव होता था मुस्लिम समाज को इस्तेमाल किया जाता था, आज मुस्लिम समाज को लिए वोट के लिए इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं करती। वोट का इस्तेमाल मुस्लिम समाज को कभी वोट के लिए इस्तेमाल करती ही नहीं। हाँ, देश के हर नागरिक पर देश के रिसोर्सेस का पूरा अधिकार है, उसके नाते जिस सभी नागरिकों को जैसे जिसको जो सुविधाएं पहुंचानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी वो पहुंचाती है, चाहे वो किसी भेदभाव, किसी समाज का हो, किसी धर्म में आस्था रखता हो, लेकिन बिना भेदभाव के उसको पहुंचाया जाता है। आप बताइए, इसकी कोई मिसाल है? इस देश में कोई ऐसी मिसाल है सरकार की जहां सरकारी खजाने से हर रुपया निकला हुआ मुस्लिम समाज के जितने ऐसे लोग हैं जो कि जिनको लाभ पहुंचना चाहिए तो उनको मिला हो? कभी नहीं मिला। इतिहास खंगाल के देखिए, कभी नहीं मिला। लेकिन आज ऐसा होता है, इसलिए कि हम वोटों की राजनीति नहीं, हम समाज का उत्थान करना चाहते हैं, मुस्लिम समाज का उत्थान करना चाहते हैं। हम वोट के लिए तो इस्तेमाल करते हैं ओवैसी साहब, वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं कांग्रेस, वोट के लिए इस्तेमाल करती है समाजवादी, वोट के लिए मुस्लिम दलित, मुस्लिम यादव, मुस्लिम दलित और एआईएम मुस्लिम समाज के जो है हितैषी बन जाते हैं, जागीरदार बन जाते हैं। लेकिन किया क्या है उन लोगों ने मुस्लिम समाज के लिए? जरा उनकी सरकारें जब रही तो क्या किया उन्होंने, क्या उन्हें दिया? अब कभी आपने सुना है बीजेपी ने कहा मुस्लिम समाज को कि हम आपको वोट के लिए चाहते हैं? कभी नहीं सुना होगा, बल्कि उल्टा है, मुस्लिम समाज हराना चाहती है, ये भी हकीकत है। ठीक है, लेकिन जफर इस्लाम साहब, ये तो कोई नहीं कहता डायरेक्ट किसी को, कोई अपना वोटर या फिर कोई वोट के लिए इस्तेमाल करने की बात डायरेक्ट तो कभी कोई नहीं कहता। लेकिन असीम वकार साहब, चूंकि आपने एआईएमआईएम का भी नाम लिया है, कैसे नहीं कहता है? एक सेकंड रुक जाइए, आपने चूंकि कैसे नहीं कहता? मैं आपको 1000 मिसाल दे दूंगा जिसमें लोग कहते हैं कि हमें वोट मुस्लिम समाज का वोट चाहिए। ठीक है, और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनके जागीरदार बन जाते हैं। जफर इस्लाम जी कह रहे हैं हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, और पसमानदा मुसलमानों को तेजपत्ता, अभी ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे कि तो तेजपत्ते की तरह इस्तेमाल होते हैं कि जब काम निकल गया, वोट ले लिया तो उन्हें निकालकर बाहर फेंक दिया, यानी किसी भी सुविधा का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता, और इस्तेमाल आप लोग करते हैं, बीजेपी नहीं। आरोप है आप पर ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल नहीं, वो मुसलमानों के वोट का अधिकार छीनना चाहती है। वो चाहती है मुसलमान वोट ही ना दे, दोयम दर्जे का नागरिक बन जाए। दूसरी बात, जफर इस्लाम साहब बोल रहे थे इतनी देर से, सर आपने पूछा कि ओवैसी साहब ने क्या दिया। 7 विधायक हैदराबाद में, 2 महाराष्ट्र में और 5 हमारे बिहार में थे, अब 1 बचा है। हमें मुसलमान वोट कम दे रहा, फिर भी हमने जितने विधायक दिए सब मुसलमान। हमारे 2 सांसद हैं, सब दोनों मुसलमान। और आपका पूरे देश में एक भी ना इलेक्टेड विधायक मुसलमान है, ना इलेक्टेड सांसद मुसलमान है, आप टिकट ही नहीं देते। और ये सच है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतने सम्मेलन आप पसमानदा के कर रहे हैं, और पिछला जो आपकी सरकार गई है 17 से, जो बनी थी 17 में, 17 से 22 तक की, और उसके बाद से अब आपके यहाँ एक भी चीफ सेक्रेटरी या मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में कोई मुसलमान सेक्रेटरी या आईएएस तैनात नहीं है। आसिम वकार साहब, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, दर्शक भी जानना चाहेंगे। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया है इंग्लैंड। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से इंग्लैंड ने हरा दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इंग्लैंड और पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा था, जिसमें इंग्लैंड ने बाजी मार ली है, और इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप का विजेता बन गया है इंग्लैंड।
T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन इंग्लैंड बन गया है। इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 137 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए। 138 रन का लक्ष्य इंग्लैंड के सामने रखा था, जिसे इंग्लैंड ने चेज कर लिया है और 5 विकेट से पाकिस्तान को इंग्लैंड ने हरा दिया है। 2019 के बाद एक बार फिर से इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है और ये फाइनल मुकाबला जीत लिया है इंग्लैंड ने। आपको बताएं कि इंग्लैंड ने पहले टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला इंग्लैंड की तरफ से लिया गया। बल्लेबाजी पहले पाकिस्तान ने की और पहले बल्लेबाजी करते हुए कुछ खास कमाल पाकिस्तान की टीम नहीं दिखा पाई। कुल 137 रन पाकिस्तान की तरफ से बनाए गए, जिसे चेज करते हुए इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है और इसी के साथ ये T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। 5 विकेट से पाकिस्तान को हराया है। तो क्रिकेट जगत की खबर, लेकिन इस बीच चर्चा पसमानदा मुसलमानों को लेकर चल रही है। असीम वकार साहब, आपको बीच में मैंने रोका था, पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। नहीं, जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू करूंगा कि इनकी उत्तर प्रदेश की सरकार में एक भी कैबिनेट मंत्री ना पिछली बार था ना इस बार है मुसलमान। भारत की सरकार में मोदी जी बहुत ज्यादा मतलब मुसलमान कर रहे हैं, पसमानदा मुसलमान। भारत की सरकार में कोई भी मंत्री ना मुसलमान है कैबिनेट और ना पसमानदा बिरादरी से आता है। मैं मांग कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी कार्यालय में कम से कम 2 IAS सेक्रेटरी लेवल के, सचिव लेवल के मुसलमान होना चाहिए। ब्रजेश पाठक साहब को कम से कम चाहिए कि अपने विभाग में कम से कम एक मुसलमान तो रखें। आप कैबिनेट मंत्री हैं, अपने विभाग में एक मुसलमान को, पसमानदा मुसलमान को, मंसूरी को, कुरैशी को, राइन को, दुनिया को, किसी को तो आप जगह दें, राज्य मंत्री बनाइए। पूरे उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान हैं, इनमें से मैं कह रहा हूं कि कम से कम नहीं तो 15% तो मुसलमानों को आप राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाइए। दानिश अंसारी साहब हमारे भाई हैं, आपने उनको राज्य मंत्री बनाकर रखा है, आप उनको कैबिनेट बनाइए। अगर आप जबान से कह रहे हैं तो आप कलम से करके दिखाइए, जमीन पर अपने उतार के दिखाइए, लेकिन आप नहीं उतार रहे हैं। आप सिर्फ धोखा दे रहे हैं मुसलमानों को। और अभी आपके यहां जो माइनॉरिटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ऊंची बिरादरी से आते हैं। आप पसमानदा कर रहे हैं। एक किसी हमारे पसमानदा भाई को प्रदेश अध्यक्ष बनाइए माइनॉरिटी का। ठीक है, आप दिखाइए तो एक बार पसमानदा को कुछ करके। जबान से आप कहते चले आ रहे हैं। कुंवर बासित अली साहब हैं अपर क्लास से, बनाइए किसी हमारे अंसारी भाई को, मंसूरी भाई को, कुरैशी भाई को, रायनी भाई को, दुनिया भाई को, सलमानी भाई को, बनाइए किसी को। ठीक है, यही आधार है जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं असीम वकार साहब कि उन्हें ना तो भागीदारी मिल रही है और सिर्फ वोट बैंक का जरिया खासकर पसमानदा मुसलमान बन गए। यही बात बीजेपी ने भी ब्रजेश पाठक साहब से मैं सवाल पूछ रहा हूं जी। नहीं मैडम, मैं सवाल पूछ रहा हूं ब्रजेश पाठक साहब से। बहुत दहाड़ रहे थे 24 घंटे के अंदर अपने विभाग में एक राज्य मंत्री पसमानदा बनाए और अपना सेक्रेटरी एक IAS अपॉइंट करें पसमानदा मुसलमान। ठीक है, इस बात का जवाब मैं जफर इस्लाम जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले परवेज हनीफ जी, जिस तरीके की चर्चा चल रही है पसमानदा मुसलमानों को लेकर, आज जो सम्मेलन हुआ और जो बातें ब्रजेश पाठक जी ने कही, क्या वाकई में एक वोट बैंक का जरिया बनकर रह गए पसमानदा मुसलमान? और फिलहाल पसमानदा मुसलमानों की जो चॉइस है, जो पसंद है, वो क्या है? जी, ये असल में बहस जो है वो जातिवाद पे होती जा रही, जबकि हम बात जो है वो पसमानदा एक वर्ग है, ये जाति नहीं है। और ये वर्ग वो है, हिंदुस्तान में 2 वर्ग हैं, एक विदेशी मूल का मुस्लिम है और एक भारतीय मूल का मुस्लिम। और भारतीय मूल का जो मुस्लिम है उसमें दलित और पिछड़े लोग जो हमारे हिंदू समाज के थे, और आप जानते हैं कि जिस तरीके का भी समाज हमारे अंदर था, उसमें जो कन्वर्जन हुआ उसमें मोस्टली आप समझ लीजिए कि ये सब दलित और पिछड़े लोग हैं। इन पिछड़े लोगों का, इन दलितों का, इन कन्वर्टेड लोगों का, इन पसमानदा मुसलमानों का 75 साल तो हो गया लोकतंत्र,
इस लोकतंत्र में इनके हकों का हनन किया गया, चाहे वो किसी सरकार का हो, चाहे किसी सरकार बनी हो। और उसी तरीके से 800 साल इन विदेशी मूल ने हिंदुस्तान में हुकूमत की। उस वक्त में भी जो है वो इन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, इनके हुकूकों को नहीं समझा गया। इनको आज पदों का रोना रो रहे हैं। ये पद तब जब यहाँ पर मुगलों का राज था, जब यहाँ पर मुगल थे, जब यहाँ पर मुस्लिम एम्पायर थी, तब ये पद क्यों नहीं दिए गए? सवाल सिर्फ इस बात का है कि हिंदुस्तानी मुसलमान के साथ आज भी उसी तरीके से नफरत होती है, उनको दोयम दर्जे का मुसलमान माना जाता है। और इसकी जिक्र आज की बात थी, 1901 का जो है ब्रिटिश सर्वे में इस बात को कह दिया गया। वो तो बड़े अफसोस की बात है कि 1901 के बाद में 1947 में भारत आजाद हो जाता है। आजाद होने के बाद जो है वो 1956 में समझा जाता है ये गलती हुई। और 1956 में जो है जो दलित थे वो सिखों के शामिल कर लिए गए। 1951 में नौबौद्ध शामिल कर लिए गए, लेकिन मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। तो ये एक अनजस्टिस हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आज ये बात उठी है, आज कमीशन भी बना है। आज जो है वो एक ट्राइबल मुस्लिम को राज्यसभा में बीजेपी ने भेजा है। आज और लोग भी जो है उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जो पसमानदा मुस्लिम हैं वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में जो है नॉमिनेशन किया गया है। ठीक। और अपने अपने जब नीचे जमीन ही नहीं है, जब नीचे पूरे तरीके से पॉलिटिकल वैक्यूम है, जो अशराफ थे, जो विदेशी मूल के थे, उन्होंने तो पाकिस्तान बना लिया। ठीक, यानी कि सब दोषी हैं परवेज जी, आप कह रहे हैं कि सब दोषी हैं। अगर ऐसी हालत है पसमानदा मुसलमानों की जिसका जिक्र ब्रजेश पाठक जी भी कर रहे थे, तो सब दोषी हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अब हालात बदल रहे हैं। हाजिक खान जी, जो चर्चा पसमानदा मुसलमानों को लेकर चल रही है, सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या वाकई में उन्हें वोट बैंक के तौर पर समझा जा सकता है, जा रहा है? और जो बीजेपी कह रही है कि हम तो सबका साथ, 100% उनको वोट बैंक के तरीके इस्तेमाल किया जाता है, धर्म के नाम आपकी बात आगे मैं हाजिक खान जी से सवाल नाम पे, मरकजों के नाम पर। और आप ये समझ लीजिए कि अब तक जो सियासत, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हनीफ जी, आपकी बात आ गई। मैं हाजिक खान जी से सवाल ले रही हूँ। हाजिक खान जी, सवाल यही है कि कब तक समझा जाएगा और कब तक राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा? क्यों ना सबका साथ सबका विकास, जैसा कि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसमें हम सबको शामिल कर रहे हैं, और उसमें चाहे पसमानदा मुसलमान हो चाहे बाकी मुसलमान हो, हम तो सबका साथ कर ही रहे हैं। देखिए प्राची जी, बात ये है कि पसमानदा की जो चर्चा हमारे आपके यहाँ देश में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी चला रही है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है वतसमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तुम ही सरबुलंद और तुम ही कामयाब होगे। हमारे यहाँ ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना पसमानदा है। ये जो लोग हमारे देश के अंदर इस तरह की बात करते हैं, मुसलमानों में एक अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने वाले हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करने वाले लोग हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत एक दीवार के मानिंद है, उस दीवार में जैसे ईंट चुनी होती है, उसे तोड़ने की कोशिश कोई करेगा तो वो इस्लाम को ढाएगा, कुरान को ढाएगा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनदेखी करेगा। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी पसमानदाओं की चर्चा करके हमारे यहाँ डिवीज़न पैदा करना चाहती है, जैसा कि हमारे हिंदुओं में कि ये दलित है, ये शूद्र है, ये फलां है। हमारे यहाँ अल्लाह के रसूल ने खुतबे में, आखिरी खुतबे में कहा कि मैं आज ऊंच नीच को, काले गोरों को अपने पैर के नीचे दबा के जा रहा हूँ। और सियासत हिंदुस्तान की जब शुरू हुई, देश आज़ाद हुआ और आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, उस आज़ादी की लड़ाई में जिसने हिस्सेदारी दी उनको पॉलिटिक्स में, क्या हाजी याकूब पसमानदा से नहीं है या इकराम अंसारी पसमानदा से नहीं है? ऐसी बात करना देश के अंदर, ये मुसलमानों में डिवीजन करने की साजिश की जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं है हिंदुस्तान में हाफिज खान साहब, हकीकत कुछ सर आप अपनी बारी पे बोलिएगा। सर आप जहाँ से जहन बना के आए हैं, आप अपना जहन बना के आए वहां से कहिएगा, मेरे को इस पर एतराज नहीं है। आपको जवाब कहा क्या है, आपको अपनी बात की जवाबदेही होगी, मेरी बात की मुझे जवाबदेही होगी। मुझे दुनिया ही में नहीं चाहिए, मुझे इसके बाद भी जवाब देना है। रही बात पॉलिटिक्स में, जिस इलाके में अंसारी है वहाँ अंसारियों को टिकट दिया जाता है, जिस इलाके में कुरैशी है उस कुरैशी को दिया जाता है, और बिरादरी के जो लोग हैं उन्हें भी दिया जाता है। ये हमारे देश के अंदर मुसलमानों में डिवीजन करने की साजिश को भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास सबका। मैं कह रहा हूं एक यूनिवर्सिटी मुसलमानों की बनी थी रामपुर में, एक जौहर यूनिवर्सिटी, क्या उसमें पढ़ने वाले खाली मुसलमान ही थे?
15% मुसलमान पढ़ते हैं, 85% हिंदू भाई। मैं जामिया यूनिवर्सिटी के करीब रहता हूं, जब मैं जाता हूं जामिया यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 15 से 20% मुसलमान, 7.5 से 15 के बीच में होते हैं, बाकी सारे हिंदू भाई होते हैं। हमारे देश में हिंदू मुसलमान मत करो। हम ये कहेंगे कि राष्ट्रभक्ति ये है कि राष्ट्र के एक एक हिंदुस्तानी को फायदा पहुंचना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर सिख हो, बीच में जिक्र लेकर आएंगे तो सवाल फिर आप पर खड़े होंगे। जौहर यूनिवर्सिटी का तो कोई जिक्र यहाँ पर होना नहीं चाहिए, इसलिए तो उसे बंद कर दिया गया मैडम, इसलिए कि आप मुसलमानों की पसमानदा की बात करें कि अपने पसमानदा बच्चे नहीं पढ़ते। इकबाल की यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। कोर्ट में सुनवाई हुई, तमाम सबूत पेश किए गए। जब अवैध अतिक्रमण हुआ, जमीन का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, जब लोगों की जमीनें छीनी गई, उस पर आपत्ति हुई ना मैडम। उसमें जो हिंदू लोग अपने आश्रमों में बैठे हैं, इनकी भी टटोली जाएगी तो इनकी भी मस्जिद बनेगी। अरे हाजिर खान जी, उस पर नहीं हुआ है कि इसमें हिंदू पढ़ रहा है, मुसलमान पढ़ रहा है। इसलिए मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। आप स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर कहा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं इसमें कि हुजूर का आखिरी खुतबे पे अमल हुआ है हिंदुस्तान में, होना चाहिए, नहीं करा आपने या मैंने, तो ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। अगर होना नहीं, अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा, फर्ज है तो उसमें जिम्मेदारी आपकी होगी ना। अशराफ अजलाल अर्दाल नहीं है क्या? आपके उन किताबों में अछूत नहीं कहा गया है? क्या आपकी किताब में रोटी और बेटी को मना नहीं किया गया है? देश में आप एक पॉलिसी के तहत बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही सब में खड़े हो गए, न कोई बंदा है न कोई बंदा नमाज। हमारे क्या है उसको बताने नहीं है, आप ऊंच नीच पैदा इस्लाम क्या है वो कुरान में, आप अपनी सियासी क्या है वो सुलह हुदैबिया में, मिल्लत को इस्लाम क्या है एक ईश्वरवाद और बहुईश्वरवाद को खुल करके उसने कहा है। जो भी आए एक बात जो कह रहे हैं कि एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद, तो यार अरे महमूद तो कब का निकल के भाग गया उसमें। ठीक है हाजिर खान जी और हनीफ जी एक एक करके बात करेंगे। एक साथ सब लोग बोलते हैं तो सर कुछ समझ में नहीं आता है। हनीफ जी, पसमानदा मुस्लिम की बात चल रही है, हनीफ जी अपना हक मिलने दीजिए। ठीक है, बिल्कुल हनीफ जी आप ये बात कर रहे हैं। हाजिर खान जी ने भी अपनी बात की। जफर इस्लाम जी कुछ कहना चाह रहे थे। जफर इस्लाम जी, आरोप हाजिर खान जी ये लगा रहे हैं कि हम तो सब एक हैं, आप लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा लेकर आए हैं और इसीलिए आपने सम्मेलन भी कर लिया। देखिए, पसमानदा मुसलमान कोई जाति बाती जिस तरह से पेश किया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। ये सब काम जो है कांग्रेस पार्टी कर सकती है, समाजवादी कर सकती है, बसपा कर सकती है, या ओवैसी साहब की पार्टी। हम तो पसमानदा का मतलब क्या होता है? पसमानदा का मतलब होता है वीकर सेक्शन। अगर मुस्लिम में वीकर सेक्शन है, अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी दे तो मुस्लिम वीकर सेक्शन है। वीकर सेक्शन को अगर हाथ दामन थाक के अगर उनका उत्थान किया जाए तो क्या बुरा है? अगर हम तो उनको मजबूती करना चाह रहे हैं। अगर हमारी पार्टी चाहती है, जिसके बारे में चिंता ही नहीं किसी ने की, अगर हमारी पार्टी चिंता करती है तो उसमें तो खुश होना चाहिए। मैं तो कभी ऐसा सोचता नहीं कि हम जिस तरह से बाकी लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि समाज को, अरे भाई हमने तो चिंता की है, आपने तो कभी चिंता की नहीं है। अगर हमें इस्लाम की बात, अगर देखिए मैं कोई हाफिज 443 में से कितने, मैं ना तो 30 में से कितने, एक मिनट सुनिए की बात छोड़िए। अरे एक मिनट, बीच में अभी तो आप अभी आप कह रहे हैं, किसी और कह रहे थे कि हम बीच में नहीं बोलते हैं, अभी आप बीच में बोल रहे हैं। अरे जरा खुद को ही देखिए ना कि आप जो बोलते हो कर नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि देखिए मैं एक मिनट, मैं ना तो हाफिज कुरान हूं ना तो इस्लामिक स्कॉलर हूं, लेकिन जितनी कुरान की समझदारी है मुझे उसके एतबार से मैं कह रहा हूं कि देखिए गरीबों का हक तो है ना इस्लाम में। अगर कोई गरीब है अपने कम्युनिटी में तो आप उसको कहीं ना कहीं इमदाद करते हैं, उसकी मदद करते हैं और उसकी फिक्र करते हैं। यही तो हो रहा है। ठीक है, हम तो सिर्फ, हमारी पार्टी तो सिर्फ उनकी उत्थान के बारे में बात कर रही है। आप तो उनके बारे में चिंता नहीं कर रहे थे, हम उसके उत्थान के बारे में बात कर रहे हैं। इतना ही फर्क है। अब हम जैसे भी उत्थान करें हम उनको मजबूत बनाएंगे। आज मैंने इसलिए आपको कहा वेलफेयर स्कीम में, देखिए वेलफेयर स्कीम में आप जहां पर मुस्लिम समाज की आबादी 12, 13, 15% होगी, वहां वेलफेयर स्कीम का पैसा जाता है। इसका मतलब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों को एक कोने में रह के ना उनका कोई हमराह था ना उनका कोई हमसफर था। आज भारतीय जनता पार्टी उनको वेलफेयर स्कीम के द्वारा मजबूत भी कर रही है। और आगे कि प्रतिनिधित्व तो मिल नहीं रहा है और बात आप सबका साथ सबका विकास की कर रहे हैं।
मुकाबला देख रहे हैं आप। एक सवाल जफर इस्लाम जी आपसे पूछा गया था ब्रेक पर जाने से पहले, जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि आसिम वकार साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पा रहा है फिर मुसलमानों को राजनीति में। देखिए, ऑल अलोंग हमने दो चीजें हैं और उसको समझना पड़ेगा। हमने तो रिप्रेजेंटेशन बराबर दिया है, तो कई ये सवाल तो मुस्लिम समाज से भी किया जाता है कि पूरी समाज जो है एक साथ खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी को क्यों हराना चाहती है। ये हकीकत तो यह है कि आप भी तो, आपका अपना भी तो कंट्रीब्यूशन देखिए, अपने भी गरीबों में तो झांक के देखिए। ये समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, आरजेडी, ओवैसी साहब की पार्टी, ये सब गुमराह करते, मुस्लिम समाज गुमराह हो जाते। आज कम से कम मैं वोट नहीं मांग रहा हूं, मैंने सिर्फ आपसे कहा कि मैं आपके उत्थान के लिए काम करूंगा, आपको मजबूत बनाने का काम करेंगे। फिर भी आप रिप्रेजेंटेशन देखिए। अभी सही किसी ने कहा कि हमारे जो ट्राइबल समाज से एक को राज्यसभा भेजा गया, हमारे कितने सारे राज्यसभा मेंबर रहे हैं। आप वोट नहीं मांग रहे, आप सिर्फ उत्थान का काम कर रहे हैं और इसी वजह से धीरे धीरे करके उनकी भागीदारी बढ़ेगी। असीम वकार साहब, इस तर्क से आप कितना सहमत है जो जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं गुमराह करने का काम तो आप लोग करते हैं, एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि इस देश का मुसलमान खतरे में है, डरा हुआ है, ये सरकार ज्यादती कर रही है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सब चल रहा है फ्रॉड, ना बीजेपी देने पर राजी है और ना कोई लेने पर राजी है। अभी एक हजरत बैठे थे, उनकी लड़ाई मुझे समझ में नहीं आई कि अपने समाज के उत्थान की लड़ाई है या अपर क्लास मुसलमानों को गाली बकने की लड़ाई है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैं कह रहा हूं कि मंसूरी हैं, सैफी हैं, राइनी हैं, अंसारी हैं, इदरीसी हैं, शाह हैं, फकीर बिरादरी से हमारे लोग आते हैं, इन सबको क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी लड़ाई ये भी शुरू हो जाएगी, कहेंगे हमको नहीं मिला, हमको मिला, वो कहेंगे इनको मिल गया, हमें नहीं मिला। जफर इस्लाम साहब सैयद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, इस्तीफा दीजिए और किसी सैफी बिरादरी या इदरीसी बिरादरी के आदमी को राज्यसभा भेजिए अपनी जगह पर, तब समझ में आता है कि आपने कंप्रोमाइज किया। जबान से कहना अलग बात होती है कि फाख्ता उड़ा दी और ये तीतर उड़ा दिया। सर, जबान से कुछ ना कहिए, आप करके दिखाइए। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, अभी बैठे थे, बात हो रही थी, मेरी बात की गहराई को समझिएगा। मुसलमानों को कई जगह बांटा जा रहा है, तो जब मुसलमानों को बांटने की तैयारी होगी तो मुसलमानों को बांटने के लिए लोग भी चाहिए होंगे कि मुसलमानों को कैसे तोड़ा जाए। तो तोड़ने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा, उसमें कुछ ऐसे मुसलमान भी चाहिए होंगे जो मुसलमानों को आपस में गालियां बकें, उनका भी इंतजाम किया जाएगा, उनको भी खरीदा जाएगा, पैसे भी तुम जाकर गाली बको। अब इसमें अकलमंदी ये है कि तरीका ये होता है कि पहले आता है आदमी गाली बकता है, फिर जब पलट के दूसरा आदमी कहता है देखिए साहब इन्होंने हमको गाली बकी। नहीं, आसिम वकार साहब मुझे एक बात समझाइए, अगर किसी एक पिछड़े वर्ग की बात कर रहा है, एक सेकंड अनीफ जी, अगर कोई एक पिछड़े वर्ग की बात कर रहा है तो उसमें बांटना कैसे दिख गया आप लोगों को? एक सेकंड, मैं आ रही हूँ अनीफ जी आपके पास। ये बांटना कैसे दिख गया है? अगर कोई एक वर्ग जो पिछड़ा हुआ है, आपसे कुछ बात ही नहीं कह रहा हूँ मैं, नहीं, आपने बांटने की बात कही ना, जी के सचिव आपने कही कि बांटा जा रहा है, तो मुझे आप समझाइए इसमें आपको बांटना कैसे नजर आया? राज में बांटना कैसे नजर आया, मुझे समझाइए। कह रहा हूं कि बनाइए 20 कैबिनेट बनाइए, 20 कैबिनेट बनाइए और सब पसमानदा। ये आप सरकार से पूछ रहे हैं, आप बिल्कुल पूछिए, लेकिन मुझे बांटने के पीछे का तर्क समझाइए। आपको कैसे लगा कि ये बांटा जा रहा है? मैं आपसे कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में 20 कैबिनेट बनाइए और सब पसमानदा को दे दिए, आइए मेरी हाँ में हाँ तो मिलाइए। अरे तो असीम वकार साहब इसके लिए बैठे ना जफर इस्लाम जी, मैं उन तक के सवाल लेकर जा रही हूँ, लेकिन मुझे आपकी बात को लेकर एक चीज समझनी थी। आपने कैसे कहा कि बांटने की कोशिश है? अरे इसके पीछे कोई थॉट तो होगा ना, आपको लगा कि बांटने की कोशिश है, कैसे बांटे जा रहे हैं ऐसे में मुसलमान? मुझे झूठा साबित कर दीजिए। मैं कहता हूं कि बांटने का काम आप तक करते रहे, साबित कर दीजिए। लेकिन मैं आपको झूठा साबित करने के लिए और किसी को सच्चा साबित करने के लिए नहीं बैठी असीम वकार जी। आपने एक बात कही, मुझे वो बात आपसे समझनी है, इसलिए मैंने आपसे पलट के सवाल किया कि कोई तो थॉट होगा ना जो आपको लगा कि मुसलमान को बांटा जा रहा है, मुसलमान को बांटने की कोशिश है, वो मुझे समझा दीजिए। नहीं, मैं आपको समझा दो रहा हूं, आप समझने पर तैयार नहीं है। समझाइए ना सर, जो बोलने के लिए कहा गया आप वही बोलिएगा। असीम वकार साहब आप छोड़ दीजिए, मैं अपना काम बेहतर जानती हूँ, आप पर्सनल अटैक पर मत आइए। जब मैं पर्सनल अटैक आप पर नहीं कर रही हूँ तो आप मुझ पर भी पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। आप अपने सवाल का जवाब दीजिए और ये छोड़ दीजिए कि मुझे किससे क्या सवाल पूछना है।
कोई अटैक नहीं किया मैंने आप पर। आप परेशान हो गई मुझसे। मैं कह रहा हूं कि 20 कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में और 20 उत्तर प्रदेश सरकार में पसमानदा सर, ये बनाइए। सरकार का मसला है, मैं इसमें परेशान नहीं हूंगी। मैं आपको बार बार इस बात को क्लियर कर रही हूं। मैं आपसे पूछ रही हूं, अच्छा मैं आपसे पूछ रही हूं, आपको कैसे लगा कि मुसलमानों को बांटा जा रहा है? मुझे बताइए ना, समझाइए तो, तर्क तो बताइए। सिवाय इसके कि मैडम आप जो पूछ रही हैं मुझे पता है, मैडम आप परेशान हो गई हैं, ये कहने से अच्छा है आप मुझे एक तर्क समझा दीजिए। मैं चुपचाप सुन रही हूं, बैठी हुई हूं खामोश, मौन। 2 मिनट आपके पास है, समझा दीजिए। सुनिए, देखिए, एक भी मंत्री भारत सरकार में पसमानदा नहीं है। कैबिनेट उत्तर प्रदेश में एक भी कैबिनेट पसमानदा नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक भी चीफ सेक्रेटरी कभी या मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में या उनके डे अफसर में कोई मुसलमान नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, खाली जबान से नहीं होता है, करके दिखाइए। 20% आबादी उत्तर प्रदेश में है, आप बनाइए। 20% है, आप 20 मंत्री बनाइए, मुसलमान बनाइए, पसमानदा बनाइए। मैं आपसे शिकायत करना बंद कर दूंगा। मैं कहूंगा नहीं आप सच बोल रहे हैं, आप खाली डींगे नहीं हाँक रहे हैं, आप आवाम के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। भारत की सरकार में एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है, एक भी राज्य मंत्री नहीं है पसमानदा समाज से। बनाइए आप। तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये मुसलमानों को बांटने की कोशिश है। नहीं कहते हैं राजनीतिक, अगर उनको पद दे दिया जाएगा तो मुसलमान नहीं बटेगा, और अगर राजनीतिक पद दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा तो मुसलमान बटेगा, और दिया जाएगा तो नहीं बटेगा। आपका तर्क ये है सर, है ना? आपका तर्क है। हासिक खान जी, ये सही कह रहे हैं क्या जो असीम वकार साहब कह रहे हैं? आप लोगों को कैसे लग रहा है कि ये जब किसी पिछड़े वर्ग की बात हो रही है तो ये बांटने की बात हो रही है? बेहतरी की बात है ना, इसका तो स्वागत हो जाना चाहिए। देखिए मैडम, जो केंद्र में सरकार है, प्रदेशों में नहीं, ये सवाल ही नहीं है। हाजी खान साहब, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, बात की गहराई समझिए। जो मांग मैंने की इसमें हाँ में हाँ मिलाइए, मत फंसिए। एक मिनट मैं कह रहा हूं कि जब केंद्र में सरकार है, जो प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जिन 18 प्रदेशों में सरकार है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि सचर कमेटी, सर रंगनाथ मिश्रा की कमेटी की जो बात करी जा रही थी, तो उन्होंने पॉलिसी पर बनाई थी कि मुसलमानों में एजुकेशन के एतबार से मुसलमान पिछड़े हुए हैं, उनके लिए स्कूल कॉलेज उनके इलाकों में खोले जाएं। जहां मुस्लिम आबादी है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ना मुसलमानों की, ना पिछड़ों की, ना इनकी कोई फिक्र नहीं रही। रही बात ये कि 120 साल बाद गौहर यूनिवर्सिटी बनी थी मैडम। हम ये कह रहे हैं कि सरकारों को अगर इस देश के नागरिकों का उत्थान करना है, उसमें ना पसमानदा करो, ना हिंदू करो, ना मुसलमान करो, राष्ट्र के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करो और उनके लिए विकास की योजना लाओ। अगर स्कूल खुलेगा मुस्लिम एरिया में भी, हिंदू एरिया में भी, उसमें भी बच्चे सब हिंदुस्तानी पढ़ेंगे और देश उन्नति और तरक्की करेगा। अगर इस देश को सुपर पावर बनाना है तो राष्ट्र के एक एक नागरिक को आगे ले जाना होगा। खाली पसमाना मुसलमान नहीं, पिछले हिंदू नहीं, दलित नहीं, सारे लोगों को। एक बात और कह दूं कि हमारे यहाँ तो हजरत ये बात है कि मुल्क एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही, सबका नबी दीन भी, इस्लाम भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। अगर हम अपना जमीर बेच देंगे, हम अपना जर बेच देंगे, हम अपनी ख्वाहिशों को हासिल करने के लिए अपने देश के हिंदू और मुसलमानों को दांव पे लगा देंगे, तो ये न राष्ट्रभक्ति है, न मजहब है, थोड़ी ना बंद की गई है वो यूनिवर्सिटी। आपको तो पता होगा कि क्या केस था, कैसे उसकी दीवार गिराई गई, क्यों वहां पर लाइब्रेरी में चोरी की किताबें पाई गई, उसके बाद उन पर आरोप लगे। मैडम, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट करेगा उस पर। मैंने ये तो आप ही लेकर आए बार-बार इसे बीच में। हम इसके अलावा भी अरे वो आपने बंद कर दी तो दूसरी खोल देते। 120 साल के अंदर कोई मुसलमानों के लिए आप ये समझिए वो कानूनी मामला है, अवैध अतिक्रमण हुआ था, अवैध अतिक्रमण का मामला है सर, वो आरोप अवैध अतिक्रमण का लगा है। आप ये समझिए पहले इसमें हिंदू मुसलमान देखना बंद कर दीजिए। आसिफ खान जी, गलत नैरेटिव सेट मत करिए। आप बात करिए सबके साथ सबके विकास की, लेकिन गलत एग्जांपल मत दीजिए टेलीविजन पर आकर। खाली पुलाव हिंदुस्तानियों को भी खिला रहे हैं हम मुसलमानों को भी नहीं। 15 लाख आएगा, 2 करोड़ जॉब दिए जाएंगे हमारे देश। तो इसकी बात करिए ना, बार बार आप रामपुर की यूनिवर्सिटी का जिक्र क्यों करते हैं? इसका मामला कोर्ट में है। पुलाव खिला रहे हैं आप क्यों हिंदू मुसलमान हर मुद्दे पर करने लगते हैं? ये हुआ कि 10,000 लोग बड़े उद्योगपति भारत से भाग गई, इसलिए भाग गए कि यहाँ। हनीफ जी, आरोप ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ बांटना चाह रहे हैं मुसलमानों को, है तो प्रतिनिधित्व दिलवाइए पसमानदा मुसलमानों को। देखिए, हम एक पसमानदा मुस्लिम एक वर्ग है जिसमें 85% पिछड़ी और दलित जातियां मौजूद है। हम जाति की बात करते ही नहीं है। दूसरी बात यह कि अभी हमारे काबिल दोस्त
एक एजुकेशन की बात कर रहे थे। क्या भूल गए कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदुस्तानी मुसलमान मदरसों में ही सिर्फ पढ़ेंगे और अलीगढ़ में जो है वो अशराफ मुसलमान पढ़ेंगे, कुलीन मुसलमान पढ़ेंगे, विदेशी मूल के मुसलमान पढ़ेंगे। अगर हमें बड़ी खुशी होती है अगर ये कहते कि सारे यूनिवर्सिटीज में जो है वो पसमानदा मुस्लिम की आबादी के हिसाब से जो है वो रिजर्वेशन होना चाहिए, ये कहे कि पसमानदा मुस्लिम को जो है उसमें दाखिल किया जाए, ये कहे कि पसमानदा मुस्लिम को जो है उसमें फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जाए, तो हम एक बात है। अब यह है कि रामपुर की यूनिवर्सिटी में क्या हो गया, फला जगह, अरे 2000 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से रामपुर की यूनिवर्सिटी बनी थी। आजम खान ने अपने जेब से वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाई थी, और जो कुछ भी हुआ था वो सब जो है वो सत्ता में रह करके और सरकार में रह करके हुआ था। वो जिस तरीके से बोली बोलते थे वो उस बोली का इनाम दिया गया। पसमानदा मुस्लिम को जो है वो एजुकेशन की बात जो है वो आज अगर वो रामपुर के पसमानदा मुसलमान नहीं पढ़ते, कैसी बात कर रहे हैं आप? पसमानदा मुसलमान नहीं पढ़ते उस यूनिवर्सिटी में, रामपुर में पसमानदा नहीं है। नहीं, अब पढ़ता है जनाब, आजादी के बाद 12-15 डिस्ट्रिक्टों को कवर करती है, आपको जानकारी होनी चाहिए। में पढ़ता है, आप सिर्फ पसमानदा की जो राइट टू एजुकेशन है उसमें पढ़ता है। रोटियां सेकना चाह रहे हैं, आज भी माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशन आरटी में जो है वो मुस्लिम बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे, क्योंकि आप माइनॉरिटीज का नाम लेकर के जो है आप 25% गरीब मुसलमान बच्चों को एडमिट नहीं कर रहे। आज सारे राष्ट्र की बात एक माफिया है जो माफिया काम कर रहा है, ये माफिया को इस्लाम में कोई चीज नहीं है। रामपुर की यूनिवर्सिटी जो है वो माइनॉरिटीज की यूनिवर्सिटी है, वहां पर जो है 25% आरटी के अंदर गरीब बच्चे जो है वो दाखिला नहीं ले पा रहे। आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आसिफ खान जी, मसला आता ही ना, अगर उनको उनके हक मिल गए होते, अगर उनको वो स्थान मिल गया होता जो स्थान उनको चाहिए, ये बात आती नहीं सर, ये बात आती नहीं और फिर बात उठती ही नहीं, ये बात उठती नहीं क्या ये मुसलमानों को बांटने की एक कोशिश है, बांटने की कोशिश नहीं है। खैर जफर इस्लाम जी, चूंकि आपने कई सवाल उठाए, रुक जाइए अफसर एक मिनट। हनीफ जी एक मिनट रुकिए। जफर इस्लाम जी, अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए, आप तो खैर मान ही नहीं रहे कि ये इस तरीके का कोई भेदभाव है भी या नहीं भी। हनीफ जी एक मिनट रुक जाइए, हनीफ जी से अलग हट के बात की, ठीक है हनीफ जी आपकी बात आ गई। जफर इस्लाम जी, आसिफ खान ने कहा कि भेदभाव तो आपकी सरकार करती है, अगर आप रिपोर्ट को यहाँ पर कोट कर रहे हैं तो उस रिपोर्ट के मुताबिक ना आपने यूनिवर्सिटी खोली ना आपने कॉलेज खोले, आपने दोगलापन किया है मुसलमानों के साथ। परवेज जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। पसमानदा को कौन पूछ रहा है जी, माफ कीजिए जफर जी। देखिए हकीकत तो यह है कि पिछले 70 सालों में 75 सालों में मुस्लिम समाज के साथ क्या हुआ उसके बारे में जो है सच्चर कमेटी बनी थी, खास के जब 2007 में उसके रिपोर्ट कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट पे क्या लिखा था ये तो आप समझिए। और उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? उसके लिए जो पार्टियां जिम्मेदार उनको आप कुछ बोल नहीं रहे। अरे हमने तो बोला, आज आपको बोला, बार बार कह रहा हूं कि हम वोट की राजनीति, वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। हमें वोट के लिए नहीं करना है सब, हम अपने देश को मजबूत बनाना है, समाज को मजबूत बनाना है, नागरिक को मजबूत बनाना है, कमजोर तबके को ऊपर लाना है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसका दामन थामना है, उसका हाथ थामना है, उसको आगे बढ़ाना है। अगर देश आगे कैसे बढ़ेगा जब देश के रहने वाले लोगों का मजबूत ना हो? तो हमने, हमारा तो ये पॉलिसी है कि जो क्यू में लाइन में आखिरी आदमी जो खड़ा है उसकी चिंता करनी है, तो वही तो चिंता कर रहे हैं। छोड़ा तो किसी और ने, आगे लाने का काम हम कर रहे हैं, तो अभी गालियां हमें। अब इसमें देखिए कोई मुस्लिम समाज के बीच में ये जो कह रहे हैं ये आपस दोनों की बात पे है। मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। अरे आप आसिफ खान जी एक मिनट, एक एक करके बात करते हैं। ये आपको मैंने कहा ना कि हमारे समाज में तो, हमारे सरकार में तो सब कुछ अच्छी चीजें हो रही है। जिन सरकारों में नहीं हुआ तो उस वक्त तो आपके मुंह में लगता है कि लड्डू डाल के बैठे थे, कभी बोलते ही नहीं, कांग्रेस को गाली देते हैं, कभी समाजवादी को गाली देते हुए नहीं सुना, कभी आप बसपा को गाली देते हुए नहीं सुना, कभी लालू यादव की पार्टी को गाली देते हुए नहीं सुना, कभी ओवैसी को गाली देते हुए नहीं सुना। अरे उन लोग जिम्मेदार है इस चीज के लिए, जब जैसे मर्जी से इस्तेमाल करते हैं मुस्लिम को। मैं तो कह रहा हूं कि वोट के लिए नहीं करते हैं, हम समाज का उत्थान करते हैं। जिसको वोट देना है वो वोट देगा,
जिसको नहीं देना होगा नहीं देगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज को एकजुट करके एक कोने में खड़ा करने का काम और भाजपा को हराने का काम ये आप लोग करते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा, मैंने तो कहा कि भाई वो समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाना है, सबका साथ सबका विकास। वेलफेयर स्कीम आपके लिए एक टेस्टिमनी है कि आप देखिए, वो एक मिसाल है आपके लिए, जो आप सच्चर कमेटी में एक मिसाल है और एक यहाँ की मिसाल है, दोनों सामने देख लीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपके ज़हनी तौर से आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते रहे, लेकिन अब मुस्लिम समाज भी समझने लगा है कि कटघरे में खड़ा उनको होना चाहिए, हमें कटघरे में खड़े करने से आपने किया था 2 करोड़ नौकरियों का वादा आपने किया था, और हमारे होम मिनिस्टर कह रहे हैं तो जुमलेबाजी थी। हम अरे हम तुम कह रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं, आप जो है ना, आपके पास जवाब नहीं है। आप पॉलिटिकल होके मत बात कीजिए, ये पॉलिटिकल यही आप पे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता के आप अपोजिशन के प्रवक्ताओं की तरह बात करने लगे ना, तो यही समझ में आता है किसके भेड़िया हैं आप, किसके लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपसे सवाल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। जमाने में नहीं किस सवाल किया जाता, आज आपकी सरकार है तो आपसे सवाल किया जाएगा। मनमोहन, अरे कुछ नहीं किया, आप कभी नहीं सवाल कर सकते, आपकी हैसियत ही नहीं सवाल कर सकते। आज आपको उन्नति और विकास के लिए देश को आपको ले जाना, आप 10 साल से 8 साल से हम ये करेंगे, वही ले जाना। आप उसको, जो लोग भी समाज को तोड़ेंगे, चाहे आप हो, हम उनको सख्ती से ही निपटेंगे। सब समाज को आगे बढ़ने देंगे, समाज को पीछे खींचने वालों को सख्ती से निपटेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आसिफ खान जी, वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज बस इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।